हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में सेक्शन ए में हमने पिछले लेक्चर में श्वसन की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन को स्टार्ट किया है और उसके अंदर पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन किस तरह से होता है उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन का परिवहन 97% जो O2 का परिवहन है आरबीसी के थ्रू होता है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन के अणु हैं उनके थ्रू इसका परिवहन होगा। 3% जो परिवहन है ऑक्सीजन का ब्लड में पाए जाने वाले प्लाज्मा के माध्यम से होता है। अब आरबीसी के माध्यम से जो परिवहन हो रहा है उसमें हीमोग्लोबिन अणु अपना रोल प्ले करते हैं, यानी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन अणु है उनके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी और इसका फिर परिवहन होगा। आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के आपस में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की जो प्रोसेस है यह उत्क्रमणीय प्रकार से चलती है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या है? जब ब्लड में या हमारी बॉडी में किसी पार्ट में PO2 ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होगा तो ये दोनों जुड़ जाते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बना देते हैं। जब PO2 का मान कम होगा, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय रूप से यह प्रक्रिया चलती है। इसके बाद जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के आपस में जुड़ा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यदि PO2 का वैल्यू कम है, मान कम है, तो ये वापस किस में टूट जाता है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के अंदर चेंज हो जाता है। जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल या अणु है जब ऑक्सीजन से जुड़ता है, या हम ये बोले कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो इसे हम हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण कहते हैं। यानी प्रोसेस कौन सी है? हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण। ये वर्ड है हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण। क्या होता है हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण? ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना, इसे ही बोला जाता है हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण। किस पर निर्भर कर रहा है? PO2 पर निर्भर करता है। हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? PO2। PO2 ज़्यादा है तो ये जुड़ेंगे, PO2 कम है तो ये दोनों अणु एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण कहलाता है। और इस संतृप्तिकरण पर PO2 का ऑक्सीजन के आंशिक दाब का PO2 का प्रभाव पड़ता है। PO2 का प्रभाव होता है, यानी हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण ऑक्सीजन के आंशिक दाब या PO2 द्वारा प्रभावित होता है। हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण क्या है? ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना। प्रभावित किससे होगा? ये ऑक्सीजन के आंशिक दाब से इफेक्टेड होगा। तो इन दोनों के बीच हीमोग्लोबिन के संतृप्तिकरण प्रतिशत और PO2 के बीच यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो एक सिग्मोइड कर्व हमें प्राप्त होता है। एक सिग्मोइड कर्व या वक्र यहाँ पर प्राप्त होगा जब हीमोग्लोबिन के संतृप्तिकरण प्रतिशत और PO2 के बीच में ग्राफ को बनाया जाता है। और इस ग्राफ को ऑक्सीजन वियोजन वक्र कहते हैं। ऑक्सीजन जो कर्व बनेगा सिग्मोइड, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीजन वियोजन वक्र के नाम से इसे जाना जाता है। जो किस तरह का वक्र है? सिग्मोइड वक्र होता है। सिग्मोइड वक्र है। सिग्मोइड का मीनिंग होता है, अभी हम बनाएंगे, इस तरह की शेप में ये मिलेगा। जैसे कौन सा वक्र बोला जाता है? सिग्मोइड वक्र के नाम से उसे जाना जाता है। अब इसको हम ड्रॉ करें कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वियोजन वक्र या सिग्मोइड वक्र किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले तो हमने दो एक्सिस लिए, फर्स्ट एक्सिस, ये सेकंड एक्सिस।
इस अक्ष पर हमने लिया PO2, यहाँ कौन सी वैल्यू रखेंगे हम, PO2 ऑक्सीजन का आंशिक दाब। इस एक्सिस पर हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण प्रतिशत, हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण प्रतिशत इस एक्सिस पर रखेंगे। अब इसमें जब हम कर्व बनाएंगे, पहले वैल्यूज हमने लिखी 0, 20, 40, 60, 80 और 100। अब PO2 है तो हमको याद ये रखना है mmHg में इनका मेजरमेंट होगा, ये mmHg वैल्यू है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन के प्रतिशत संतृप्तिकरण के लिए 20, 40, 60, 80 और 100। तो ये दोनों वैल्यू, ये परसेंटेज जो है हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण ये परसेंटेज में है। PO2 जो हमने लिखा है, PO2 किस में वैल्यू है, किसके अंदर है, mmHg में। बस ये हमको मेजरमेंट यूनिट का याद ध्यान रखना है। अब इनके बीच जब हम कर्व बनाएंगे, PO2 और हीमोग्लोबिन के संतृप्तिकरण के बीच जब कर्व बनाया जाता है तो वो कर्व किस तरह का प्राप्त होता है, सिग्मोइड टाइप का कर्व हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। इस तरह का कर्व हमें प्राप्त होता है जिसे हम ऑक्सीजन वियोजन वक्र या सिग्मोइड वक्र कहते हैं। अब इससे पता क्या चल रहा है, हमें किस किस चीज़ का पता चल रहा है, जैसे जैसे PO2 बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ता है, हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण प्रतिशत बढ़ता है। यानी ऑक्सीजन का आंशिक दाब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी, ज़्यादा मात्रा में वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी, हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण प्रतिशत बढ़ेगा। और लगभग एक कंडीशन ऐसी आती है जब 100 mmHg पर, 100 mmHg की कंडीशन जो है, उस कंडीशन पर जो ये वक्र है या कर्व है इस तरह का बनेगा। यानी 100 mmHg वैल्यू पर इसके द्वारा हीमोग्लोबिन का 100% क्या कर दिया जाता है, संतृप्तिकरण कर दिया जाता है। यानी ये वो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है हमको, 100 mmHg वैल्यू किसकी है, PO2 की, ऑक्सीजन के आंशिक दाब की, और इस दाब पर 100% हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण कर दिया जाएगा। इसके बाद ग्राफ आगे की और मूवमेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जो है ऐसी वैल्यू आ गई है ये कि पूरे हीमोग्लोबिन जो अणु हैं उनका यूज कर लिया गया है। पूरे जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं उनके साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, 100% ऑक्सीजन, 100% हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो चुकी है। इसलिए हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण कर्व इस स्टेज पर रुक जाता है। तो ये जो कर्व हमें मिला है, इस कर्व को ये जो कर्व हमें दिखाई दे रहा है, इस कर्व को कौन से कर्व के नाम से जाना जाता है, ऑक्सीजन वियोजन वक्र या सिग्मोइड वक्र से कहा जाता है। पता इससे क्या चल रहा है हमें कर्व से कि जैसे जैसे PO2 का मान बढ़ेगा, PO2 ऑक्सीजन के आंशिक दाब का मान बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन का प्रतिशत संतृप्तिकरण भी क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा इसी का अपोजिट हम कर दें, PO2 का मान कम होगा, ऑक्सीजन के आंशिक दाब का मान कम होगा तो हीमोग्लोबिन का प्रतिशत संतृप्तिकरण भी कम हो जाता है।
ये ग्राफ से हमें शो होता है, ये जो ग्राफ है ऑक्सीजन वियोजन वक्र, सिग्मॉइड वक्र जिसे हमने बोला है। PO2 बढ़ेगा, यहाँ दिख रहा है ग्राफ में PO2 जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ वैसे वैसे अटैच होती जा रही है, जुड़ती जा रही है। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज संतृप्तिकरण प्रतिशत बढ़ेगा, PO2 कम होगा। पीछे बैक जाके देखो 20 है तो कम हो पा रहा है, 40 है ज़्यादा हो गया, 60 है ज़्यादा हो गया, 80 pH 80 mmHg पर 80 लगभग हो गया, 100 mmHg पर लगभग पूरी जो हीमोग्लोबिन है उनका संतृप्तिकरण हो जाएगा। और बेसिकली फिजिकल प्रोसेसेज की हम बात करें, हमारी बॉडी के अंदर लगभग जो हीमोग्लोबिन का प्रतिशत संतृप्तिकरण होता है वो लगभग हो पाता है 96 से 97%। पूरा 100% नहीं हो पाता है, लगभग 96-97% इसका संतृप्तिकरण होगा। तो ये हमें याद रखना है, इम्पॉर्टेंट कर्व है जो ये हमने बनाया है हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण के लिए, एक इम्पॉर्टेंट कर्व है। इस कर्व को हमको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो कर्व बना है सिग्मॉइड कर्व के नाम से इसको जाना जाता है। एस शेप्ड का बन रहा है, इसलिए इसको हमने कौन सा कर्व नाम दिया, सिग्मॉइड कर्व। ऑक्सीजन वियोजन वक्र, वियोजन वक्र इसलिए बोला है क्योंकि जैसे जैसे PO2 का मान कम होगा तो इसकी जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की जो क्षमता है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब इस कर्व के उपयोग क्या है, सबसे पहले जो ये कर्व बना है ऑक्सीजन वियोजन वक्र, ऑक्सीजन वियोजन वक्र, इससे पहला तो हमें ये पता चल रहा है कि किस की जो PO2 है उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के अणु अधिक जुड़ेंगे। सेकंड, हमें इससे क्या पता चलता है, ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के जुड़ने पर, ऑक्सीजन के द्वारा हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण करने पर कुछ और कारक भी इफेक्ट डालते हैं। उन कारकों के प्रभाव का पता हमें ऑक्सीजन वियोजन वक्र के द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे और कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, पहला जो कारक है वो भी मैंने बताया PO2 ऑक्सीजन वियोजन वक्र को प्रभावित करता है। दूसरा कारक होता है PCO2, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का आंशिक दाब है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब है। तीसरा कारक होता है H+ आयन, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं। चौथा कारक होता है तापमान। तो ये मेन कारक हैं। इन कारकों का ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन इस ऑक्सीजन वियोजन वक्र के द्वारा किया जा सकता है। कैसे प्रभावित करते हैं हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी केवल इतना समझना है PO2 ज़्यादा है, केवल सिंपल समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, PO2 ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन का जो प्रतिशत संतृप्तिकरण है, हीमोग्लोबिन का प्रतिशत संतृप्तिकरण भी क्या होगा, ज़्यादा। PCO2 अधिक है, उल्टा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का प्रतिशत संतृप्तिकरण कम हो जाता है। H+ आयन ज़्यादा है तो भी, H+ आयन ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन का प्रतिशत संतृप्तिकरण कम हो जाएगा। तापमान ज़्यादा है तो भी हीमोग्लोबिन का प्रतिशत संतृप्तिकरण कम हो जाता है। यानी ये ऐसे कारक हैं, ये यदि अधिक मात्रा में होंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने से रोकते हैं, तो हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण कम हो जाएगा। PO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन का प्रतिशत संतृप्तिकरण बढ़ जाता है। अब दोनों की बात यदि हम करें, जो एक तो श्वसन विनिमय की सतह एल्वियोलाई, उसके अंदर ये कारक किस तरह से होते हैं, दूसरा जो टिश्यू है उनके अंदर ये कारक किस तरह से होंगे और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि जो एल्वियोलाई है या वायु कूपिकाएँ हैं, वायु कूपिका के अंदर किस तरह की कंडीशन होती है। वायु कूपिका मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, गैसीय एक्सचेंज जो है वो यहाँ से पॉसिबल होता है। तो वायु कूपिका में क्या कंडीशन पाई जा रही है, PO2 वायु कूपिका के अंदर अधिक होता है, PCO2 वायु कूपिका के अंदर कम होता है। तीसरा H+ आयन
वायु कूपिका के अंदर कम होते हैं। चौथा, टेम्परेचर या तापमान वायु कूपिका के अंदर टिश्यू की तुलना में, कंपैरिजन जो है ये हमने किसके साथ कर रहे हैं, टिश्यू के साथ, वो क्या होता है, तापमान कम होगा। सेकंड कंडीशन, सेकंड किसके लिए हम लिख सकते हैं, टिश्यू या ऊतक में। ऊतक में किस तरह की कंडीशन पाई जा रही है, सबसे पहला PO2 ऊतकों के अंदर कम होगा। सेकंड, PCO2 ऊतकों में ज़्यादा होता है। थर्ड, H+ आयन ऊतकों में ज़्यादा होते हैं। फोर्थ, टेम्परेचर या तापमान ऊतकों में ज़्यादा होता है। तो ये जो कंडीशन है, इन कंडीशन पर ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटकर ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से अलग हो जाना, ये डिपेंड करते हैं, ये कंडीशन पर, ये कारकों पर डिपेंड करेगा। अब टिश्यू में जो भी अवस्था है, वायु कूपिका में हमने जो कंडीशन देखी है, ये ऐसी कंडीशन है जिनके कारण क्या होगा, ये जो कंडीशन पाई जा रही है, इनके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में अटैच हो जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन है, PO2 ज़्यादा है, PCO2 कम है, H+ आयन कम है, तापमान कम है, तो इन कंडीशन के कारण, इन अवस्थाओं के कारण वायु कूपिका में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। ये वाली जो कंडीशन है, ऊतक में PO2 कम है, PCO2 ज़्यादा है, H+ आयन ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, तो यहाँ इसकी जस्ट अपोजिट प्रोसेस होगी। यहाँ पर ऊतकों में जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुँचेगा ब्लड के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुँचेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड में पहुंचकर किनके अंदर टूट जाता है, ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। सिंपल से ये बोल सकते हैं, इस कंडीशन में वायु कूपिका में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा इन अवस्थाओं के अंदर। ये कंडीशन जो हमें वायु कूपिका में मिल रही है, इनके कारण वायु कूपिका में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। और टिश्यू या ऊतक के अंदर ये कंडीशन पाई जा रही है, इन कंडीशन के कारण टिश्यू या ऊतक में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अणुओं को छोड़ देता है, टूट जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस वायु कूपिका और ऊतक के अंदर जो कारक पाए जा रहे हैं, उन पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन या टूटना डिपेंड करता है। इस तरह से ये जो परिवहन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का, वो कंप्लीट होता है। सेकंड, ये जो प्रोसेस जो हमने देखी है, कारक, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वायु कूपिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जबकि ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन होता है। अब कारण अभी मैंने बता ही दिए, वायु कूपिका के अंदर जो कंडीशन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जरूरी है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करती है। ऊतक में ऐसी कंडीशन है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विघटन को प्रेरित करती है। तो जो ब्लड है, वो बाहर से ऑक्सीजन आई एल्वियोली के अंदर, वायु कूपिका के अंदर, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ गई, उसके बाद वो रक्त के माध्यम से ऊतक के अंदर पहुंची। वहाँ ऐसी कंडीशन थी जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन अलग हो गया, टूट गया और उससे ऑक्सीजन उस टिश्यू को मिल गई, और जो
हीमोग्लोबिन वाला पार्ट है वो उससे अलग हो जाएगा। इन दो कंडीशन से वायु कूपिका और ऊतक में ये प्रोसेस या प्रक्रिया इसके अंदर पाई जाती है। तो अभी हमने ये देखा था वायु कूपिका और ऊतक के बीच किस तरह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वायु कूपिका में जुड़ते हैं और ऊतकों में किस तरह से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है टूटकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में विभाजित होता है, उसके लिए कौन सी कंडीशन पाई जाती है। अब नेक्स्ट हमको इसके अंदर एक प्रभाव देखना है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र है या ऑक्सीजन का जो वियोजन वक्र है, जो मैंने अभी बनाया था, इस तरह का जो कर्व बनाया था हमने अभी, एक सिग्मोइड कर्व हमने बनाया था, यहाँ पर इस तरह का कर्व बनता है। अब इसमें ये नीचे की तरफ क्या होता है PO2 और इधर क्या होता है हीमोग्लोबिन प्रतिशत संतृप्तिकरण। ये अभी देखा है हमने, सिग्मोइड कर्व के बारे में भी बताया है। अब ये जो कर्व है ऑक्सीजन का डिसोशिएशन कर्व या सिग्मोइड कर्व, इसकी दो कंडीशन होती है, या तो ये राइट की साइड शिफ्ट होगा या किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट की साइड, या तो दाईं तरफ जाएगा या बाईं तरफ जाएगा। यानी इसकी कंडीशन दो क्या है, या तो ये राइट साइड शिफ्ट होगा दाईं ओर, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये किस और शिफ्ट हो सकता है, बाईं ओर, बाईं की तरफ, बाईं और लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। इसका राइट साइड की ओर शिफ्ट होना, दाईं ओर शिफ्ट होना, यह दर्शाता है कि जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी ये कर्व यदि दाईं ओर शिफ्ट होता है, जैसे इसमें बताऊं मैं दाईं ओर, इस तरह से ये कर्व यदि शिफ्ट हो जाता है दाईं ओर, ये राइट साइड हो गया ना, ये मेन था, ये दाईं ओर शिफ्ट हो गया, तो इसका दाईं ओर शिफ्ट होना यह दर्शाता है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो रही है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अलग कर रहा है। इसका बाईं ओर शिफ्ट होना हमें क्या दर्शाता है, जैसे बाईं ओर का एग्जांपल, ये कर्व बाईं ओर शिफ्ट हुआ, ये बाईं ओर शिफ्ट हो गया। इसका बाईं ओर शिफ्ट होना, इस साइड में शिफ्ट होना हमें ये दर्शाता है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की आपस में जुड़ने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है। यानी सिंपल सा ध्यान ये रखना है, जब ये कर्व दाईं ओर शिफ्ट होता है, दाईं ओर मुड़ता है, इसका मतलब है हीमोग्लोबिन का प्रतिशत संतृप्तिकरण कम हो रहा है। बाईं ओर मुड़ता है, इसका मतलब है हीमोग्लोबिन का प्रतिशत संतृप्तिकरण बढ़ रहा है। बाईं ओर मुड़ने पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जुड़ती है ज़्यादा, दाईं ओर यदि ये कर्व मुड़ता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एक दूसरे से अलग होती है। इसका दायां और बायां, दाईं ओर तथा बाईं ओर होना कुछ कारकों पर निर्भर करता है। जैसे पहले कारक की हम इसके अंदर स्टडी करें, जो मेन कारक है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के आंशिक दाब का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, PCO2 का, CO2 के आंशिक दाब का ऑक्सीजन वियोजन वक्र पर प्रभाव, ऑक्सीजन वियोजन वक्र पर प्रभाव। यानी वैसे और भी कारक हैं जिनको हम आगे एक साथ पढ़ेंगे, अभी पहले PCO2 वाला हम स्टडी कर रहे हैं कि CO2 के आंशिक दाब का ऑक्सीजन वियोजन वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव को पहले एक नाम से जाना जाता है, उस नाम को हमें याद रखना है, हाल्डेन प्रभाव, सॉरी हाल्डेन ही, बोहर प्रभाव, PCO2 का ऑक्सीजन वियोजन वक्र पर जो प्रभाव पड़ता है उसे बोहर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब बोहर प्रभाव क्या है, बोहर प्रभाव के अनुसार PCO2 का मान बढ़ने पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की जो प्रवृत्ति है या हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण कम हो जाता है।
जैसे ऊतक है, कोई ऑर्गन है जिसके अंदर PCO2 का मान बढ़ा, PCO2 का मान बढ़ेगा तो जो ये कर्व अभी हमने बनाया है ये ऑक्सीजन का वियोजन वक्र किस ओर विस्थापित हो जाता है, दाईं ओर। तो सिंपल सा बोहर प्रभाव क्या है, बोहर प्रभाव के अनुसार क्या होता है, जब PCO2 की वृद्धि होती है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ऑक्सीजन को छोड़कर CO2 के साथ जुड़ेगा। क्यों जुड़ता है? क्योंकि जैसे CO2 की ग्रोथ हुई किसी भाग में, टिश्यू के अंदर CO2 की मात्रा क्या है, बढ़ी, ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ा यानी PCO2 बढ़ा, तो क्या बढ़ रही है, CO2 की ग्रोथ हो रही है, CO2 गैस बढ़ रही है। CO2 गैस बढ़ी तो ये CO2 ब्लड के अंदर प्लाज्मा में जो जल है उसके साथ रिएक्शन करेगी, H2CO3 का फॉर्मेशन कर देगी, यानी जो CO2 है, अधिक CO2 जल के साथ जुड़ेगी, H2CO3 का फॉर्मेशन कर देगी। ये H2CO3 H+ और HCO3- इन आयनों के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। H+ आयन बढ़ेंगे, इनके कारण ब्लड का pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। pH जो वैल्यू है, H+ आयन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे pH वैल्यू कम होती जाएगी, एसिडिटी बढ़ती जाएगी, अम्लीयता बढ़ेगी, और जो pH की ग्रोथ, pH में कमी आ रही है, उस कमी के कारण ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में जो जुड़ना है, उनके जुड़ने की जो प्रोसेस है उसको रोक देते हैं। यानी अब प्रभाव कैसे पड़ता है, PCO2 आंशिक दाब बढ़ा, CO2 यानी CO2 बढ़ रही है, CO2 बढ़ी, CO2 ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा में जो वाटर है उसके साथ क्रिया करेगी, कार्बोनिक एसिड बना देती है, H2CO3 बना देगी। ये H2CO3 विभाजित होता है RBC के अंदर और वहाँ पर विभाजित होकर H+ और HCO3- आयन बनाएगा। H+ आयन बढ़ेंगे यानी pH कम होगी, एसिडिटी बढ़ाने का काम करते हैं, तो H+ आयन बढ़ेंगे, pH वैल्यू कम हो जाएगी, एसिडिटी बढ़ेगी प्लाज्मा की या उस भाग की, और वहाँ पर जब एसिडिटी बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी, तो उसके कारण ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना रुक जाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने में से अलग करने लगता है। इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को बोहर प्रभाव के नाम से जाना जाता है कि CO2 की मात्रा बढ़ने पर, PCO2 की मात्रा बढ़ने पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बंधुता कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने से अलग करने लगता है। इस प्रभाव को बोहर प्रभाव के नाम से जाना जाता है, और इसमें कर्व ध्यान रखना है, किस साइड ये विस्थापित होगा, दाईं ओर। यानी जब PCO2 बोहर प्रभाव में ये जो कर्व है, ये मेन कर्व है हमारा, ये किस ओर जाता है, दाईं ओर, यानी हीमोग्लोबिन का प्रतिशत संतृप्तिकरण कम होने लगता है। तो ये बोहर प्रभाव है, PCO2 का ऑक्सीजन वियोजन वक्र पर प्रभाव है। इसके बाद और भी कुछ इफेक्टेड, और भी कुछ कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, उनका हम शॉर्ट में एक बार स्टडी करते हैं, कौन कौन से कारकों के द्वारा इसको प्रभावित किया जाता है। अब जैसे वही कर्व जो यहाँ पर बनाया है मैंने, ये कर्व यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, एक ये कर्व है, यहाँ पर है PO2 हीमोग्लोबिन प्रतिशत संतृप्तिकरण। अब इस कर्व का दाईं ओर विस्थापित होना, बाईं ओर विस्थापित होना किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मेनली कारक पहला है PCO2, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। सेकंड कारक होता है तापमान। तीसरा कारक H+ आयन। चौथा कारक एक होता है DPG, डाईफॉस्फोग्लिसरेट। डाईफॉस्फोग्लिसरेट एक PO2 मेन कारक है, उसको हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। PO2 भी मेन कारक होता है। PO2 भी यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिफ्थ कारक कौन सा है, PO2। तो इन कारकों की जब ग्रोथ होगी, PCO2 बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, H+ आयन बढ़ेंगे, H+ आयन बढ़ेंगे, pH कम होती है उसमें, उल्टा होता है, ध्यान रखना। H+ आयन बढ़ेंगे या pH कम होगी, DPG बढ़ेगा, डाईफॉस्फोग्लिसरेट बढ़ेगा, और PO2
के अंदर क्या होगी, कमी। यानी पांचों कारक में PCO2 में ग्रोथ हुई, तापमान बढ़ा, H+ आयन बढ़े, DPG का पूरा नाम है डाईफॉस्फोग्लिसरेट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से बनता है। उस कंडीशन में बनता है जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा वर्क जब किया जाता है तो DPG का फॉर्मेशन होता है, 2,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसका DPG का फॉर्मेशन होगा। और ये जो DPG है, इन चारों के बढ़ने पर, PCO2, तापमान, H+ आयन, DPG के बढ़ने पर और PO2 के कम होने पर, ये जो कर्व है, ये कर्व किस साइड विस्थापित होगा, दाईं ओर। दाईं और इसका विस्थापन हो जाएगा। इसका मतलब है हीमोग्लोबिन का प्रतिशत संतृप्तिकरण कम होने लग जाता है। दाईं और विस्थापन को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, इस तरह से इसका दाईं ओर क्या हो जाएगा, विस्थापन होगा। किन कारणों से होगा, ये सारे कारणों से। यानी जो ये कर्व हमने बनाया है, ऑक्सीजन वियोजन कर्व या वक्र, इन कंडीशन में PCO2 अधिक, तापमान अधिक, H+ आयन अधिक, DPG अधिक और PO2 कम, ये दाईं ओर विस्थापित होता है, यानी हीमोग्लोबिन का प्रतिशत संतृप्तिकरण कम हो जाता है। बाईं ओर कब ये विस्थापित होगा, बाईं ओर के लिए इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन है। इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन कौन सी है, पहला तो PCO2 का कम हो जाना। अभी एक साथ हम लिख देंगे PCO2, तापमान, थर्ड कारक H+ आयन, फोर्थ कारक DPG और फिफ्थ कारक है PO2। इनकी जस्ट अपोजिट कंडीशन, PCO2 कम, तापमान कम, H+ आयन कम, DPG कम, PO2 अधिक। इन कंडीशन में, इन अवस्था में ये जो कर्व है ये बाईं ओर विस्थापित होता है। बाईं ओर विस्थापित होने का मीनिंग क्या है, ये जो कर्व है ये बाईं साइड में आया, बाईं तरफ आया। किन कंडीशन में, PCO2 की वैल्यू कम है, टेम्परेचर की कम है, H+ आयन की कम है, DPG की कम है और PO2 की अधिक है। बाईं ओर विस्थापन का मतलब है हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण बढ़ता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ते हैं, अधिक मात्रा में जुड़ेंगे। तो ये दाईं और बाईं ओर ये विस्थापित होना इस कर्व का इन कारकों पर डिपेंड करता है। और दाईं ओर विस्थापन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होगा, बाईं ओर विस्थापन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, जिसे हम ऑक्सीजन का वियोजन वक्र कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन का परिवहन है हीमोग्लोबिन का, उसके अंदर क्या रोल है, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र क्या होता है, वो वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम CO2 के परिवहन को पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस तरह से संपन्न होता है। थैंक यू।